जी। आवाज आ रही है आपको? बस एक यस सर, आ रही है। जी। तो बहुत शुक्रिया अरुण जी का और अपना अड्डा के इस मंच पे मुझे बुलाने का। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुझे शायद बोलना ठीक भी नहीं लगता है। जो जिस तरह का रैप कभी पढ़ के गए हैं, जिस तरह भी वो एक कविता पढ़ के गए, मुझे लगता है कि मैं उतना ही पढ़ दूँ तो शायद वही काफ़ी रहेगा। कुछ बोलना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। तो मैं कुछ नज़्में लिखा हूँ, उनको एक कॉन्टेक्स्ट देके मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक नज़्म लिखी है आग। जो ये जो झुग्गी झोपड़ियां जल जाती हैं, जिन पर शार्क्स की नजर होती है, वो कौन से शार्क होते हैं वो तो आप हमको पता ही है। बहरहाल, मैं उस बारे में बात ना करके, जो आग लगती है तो उस समय क्या मंजर होता है, मतलब क्योंकि मैंने देखा है वो मंजर, तो अ, उसके ऊपर एक नज्म लिखी है कि आग, कि मेरे चारों तरफ मेरे चारों तरफ आग ही आग थी। मेरे चारों तरफ आग ही आग थी। जाने किसके किचन का सिलेंडर फटा, या कहीं कोई सिगरेट का टुकड़ा गिरा। किसने चूल्हे से चुन्नी हटाई नहीं, किसने माचिस जलाकर बुझाई नहीं। ना दिवाली थी ना कोई बारात थी, जैसी ये रात है वैसी वो रात थी। कौन जाने थी साजिश या था हादसा, मेरे चारों तरफ आग ही आग थी। अफरा तफरी में घर से निकल भागे सब, थोड़े बच आए सब, थोड़े जल आए सब। पैसे जेवर उठा लाए सियाने सभी, और बच्चे ले आए खिलौने सभी। बूढ़े लाठी मगर छोड़ आए कहीं, और बूढ़ों को कुछ छोड़ आए वहीं। जो ना लपटों में लिपटा वो जिंदा बचा, मेरे चारों तरफ आग ही आग थी। रेंगती आग बस्ती के घर खा गई, कच्चे पक्के मकान सरबसर खा गई। फासले खा गई, कुर्बतें खा गई, सरबतें खा गई, गुर्बतें खा गई। ख्वाब आंखों में आंसू तले गल गए, राख यूं सब हुआ रूह तक जल गए। आशियानों का रास्ता हुआ लापता, मेरे चारों तरफ आग ही आग थी। आतिशे आसमानों को ऐसी उठी, जैसे बादल गलाने के अरमान हो। काले मंजर में काला धुआं यूं घुला, जैसे कालिख छुड़ाना तो आसान हो। लाशें जलती रही दब के मलबों में यूं, जैसे रोशन माहौलों में शमशान हो। मौत की रात थी, मौत का जश्न था, मेरे चारों तरफ आग ही आग थी। मेरे चारों तरफ आग ही आग थी। तो ये जो एक मंजर होता है आग का, झुग्गियों झोपड़ियों में जहाँ मतलब मैं रहा भी हूँ, तो वहां पे मतलब किस तरह आग लग जाती है और किस तरह भागा दौड़ी अफरा तफरी मचती है। और वो खबर एक दिन आती है अखबार में, ज्यादा 2 दिन आती है, और इस बात का एहसास ही नहीं है कि घर जले हैं, लोगों के मोहल्ले जले हैं। तो ये बहुत दुखदाई होता है, और ये हर बड़े शहर में सुना है। तो आग से आ जाते हैं बरसात पे। तो बरसात भी मेरे ख्याल से मुझे कई बार लगता है बड़ी रोमांटिसाइज हो जाती है। तो इतनी रोमांटिसाइज हो जाती है कि लोग भूल जाते हैं कि बरसात क्या कहर बरपाती है लोगों पे, या कहर ना भी बरपा रही हो, छतें ना भी उड़ा रही हो आपके घर की, तो वो जो छतों से टपकता हुआ पानी है वो भी कम तकलीफ दे नहीं होता है। मगर कई बार पॉपुलर नैरेटिव में बरसात की बूंदें और हरी हरी पत्तियां और ये सब इतना रोमांटिसिज्म उसका हो जाता है कि मुझे, जो मैंने देखा है बचपन में, शायद जो मुझे मेरी यादें हैं, मेरी अच्छी यादें तो नहीं है कोई बचपन में बरसात की, तो यहाँ मतलब उसकी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आग से सीधे बारिश पे आते हैं। नज्म का उन्वान है कि आज बारिश हुई तो याद आया। और अब मेरे पास पैसे हैं, अब मैं ठीक ठाक घर में रह रहा हूँ, तो कैसे बदल गया है मतलब मेरी आंखों के सामने मंजर। तो ये उस आयरनी या शायद मेरी हिपोक्रेसी की बात होती है उसके अंदर, कि आज बारिश हुई तो याद आया। आज बारिश हुई तो याद आया, मेरी माँ दौड़ कर कपड़े उठा ले आती थी। कोसती थी कि कई दिन नहीं सूखेंगे अब। मेरे वालिद टेरेस पे चढ़ के कच्ची ईंटों पर एक नीली सी टारपोलिन का साया करते। मेरे वालिद टेरेस पे चढ़ के कच्ची ईंटों पर एक नीली सी टारपोलिन का साया करते। ये बहस होती कि इस साल गर्मियों में फिर न लगा पाए 2 परतें महंगे पेंट की हम। गलत अंदाजे से बर्तन बिछाए जाते थे, गलत अंदाजे से बर्तन बिछाए जाते थे, और फिर ताकते थे छत से टपकती बूंदे। सारे गद्दों को मोड़ कर कहीं रख देते थे।
अजीब बू थी जो जाती नहीं थी रुई से, चली जाती थी बिजली यूं ही मोहल्ले भर की, पड़ोसियों की गुफ्तगू सुनाई पड़ती थी, अंधेरे में किसी दराज से एक मोमबत्ती निकाल लाता था कोई बड़ा मेरे घर का, उसी की रोशनी में साथ खाना खाते थे, दुआएं करते थे कि रात भर ना हो बारिश, दुकान में भर गया पानी तो ठीक ना होगा, खैर घुटने तलक तो फिर भी बरस जाता था, उठा के पाइचे चप्पल पहन के चलते थे, नई दीवारों पे सीलन के दाग गिनते थे, सड़क पे मेन होल के भंवर से बचते हुए जहां भी जाए जैसे तैसे ही पहुंचते थे। मगर जो आज सर पे टूट के बरसे बादल, मगर जो आज सर पे टूट के बरसे बादल, मैसेज पे मैंने की जरूरी सी मीटिंग कैंसल, रोशनी जाती ही कहाँ है बड़े शहरों में, उमस से मर ना जाऊं इसलिए एसी में रहा, एक फोटो लिया बारिश का अपनी खिड़की से, जिसमें बादल थे हरे पेड़ थे और बूंदे थी, एक हैशटैग संग 4 लाइन लिख डाली, क्रॉप कर डाली मैंने नीली झुग्गियां सारी, क्रॉप कर डाली मैंने नीली झुग्गियां सारी, अपने माजी पे चढ़ाया वो गजब का फिल्टर, धुंधला कर दिया गुर्बत में गुजारा मंजर, आज बारिश हुई तो याद ये आया मुझको, मुझको बारिश से कभी सख्त सख्त नफरत थी। तो ये एक बारिश का मंजर जो मुझे याद आता है, और मेरे ख्याल से जो रोमांटिक मेमोरी होती है बहुत पोएट्स की, उससे मेल नहीं खाता है ये। जो तकलीफें आती हैं बारिश में उसकी बात करते हुए। एक छोटी नज़्म है मजदूरों के ऊपर। तो मैंने खबर पढ़ी थी कि किस तरह एक मजदूर, बस वो इतना ही न्यूज़पेपर हेडलाइन थी कि एक मजदूर चल रहा था और चलते चलते गिर गया। तो मुझे लगा अब इसमें मैं क्या, मतलब पढ़ के बड़ा धक्का लगा कि कितनी, कोई इंसान चलते चलते मर गया और मतलब इसमें आगे क्या ही लिखूं, मतलब मैं बेवजह कविता लिख के क्या उसमें कर लूंगा। तो मैंने वही लिख दिया, मतलब उसी को जैसे तैसे लिख दिया, मतलब क्योंकि कुछ बोलने का है ही नहीं। वो अपने आप में मंजर इतना दर्दनाक है। बहुत छोटी सी कविता है ये, चलता हुआ आदमी। एक मुद्दत से चलते हुए आदमी, एक मुद्दत से चलते हुए आदमी, अपने घर की तरफ बढ़ रहे आदमी, एक गठरी में सामा भरे आदमी, बच्चे कांधों पे ढोते हुए आदमी, बारिशों धूप से लड़ रहे आदमी, भूख से प्यास से जूझते आदमी, एक मुद्दत से चलते हुए आदमी, अपने घर की तरफ बढ़ रहे आदमी, एक गठरी में सामा भरे आदमी, बच्चे कांधों पे ढोते हुए आदमी, बारिशों धूप से लड़ रहे आदमी, भूख से प्यास से जूझते आदमी, हाफते हाफते थक गए, रुक गए, टूट कर पस्त होकर वहीं गिर गए, मर गए और बस एक खबर बन गए। तो ये एक नज़्म थी कि कैसे एक आदमी चल रहा था, मर गया और वो खबर बन गया। उसकी मौत की कोई ना नाम है उसका, ना पता है, बस वो मर गया और वो खबर बन गई। तो ये मुझे बड़ा, मतलब वो लगता है। मेरे पास जितना वक्त है उसमें मैं एक कविता और पढ़ता हूँ, और अगर और थोड़ा वक्त पड़ा तो मैं एक आखिरी कविता पढ़ दूंगा। ये हिंदी में एक कविता है, द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के बारे में अगर आप जानते हो कि किस तरह उन्होंने अंगूठा मांगा था एकलव्य का। एकलव्य जो है उनकी मूर्ति बनाकर, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर ज्ञान लेता था। एंड द्रोणाचार्य ने जब मतलब एकलव्य ने जब उनसे बात की तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा दो, और एकलव्य ने उनसे अंगूठा मांगा, द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा मांग लिया एकलव्य से। तो ये कविता मुझे, ठीक है ये जो पुराण है मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जितने भी महाभारत या जो भी हैं उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा मानना है कि ये ठीक नहीं हुआ, एकलव्य को अपना अंगूठा काट के शायद नहीं देना चाहिए था। ये मेरा मानना है, ये मेरा जाती मानना है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ महाभारत की, रामायण की, जितने भी पुराण ग्रंथ हैं, पर ये मेरा मानना है कि कोई गुरु को इस तरह से मानना और उसको देना नहीं चाहिए था शायद। तो मैंने एक कविता लिखी है कि एकलव्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर एकलव्य कहता कि मुझे नहीं देना है अंगूठा, मैं नहीं काट के दूंगा अंगूठा, तो वो किस तरह की कविता होती। तो इस कविता का नाम है द्रोणाचार्य। हे द्रोणाचार्य, हे द्रोणाचार्य, अब ना कोई त्याग कर सकेंगे हम, हे द्रोणाचार्य अब ना कोई त्याग कर सकेंगे हम, सदा ही तेरा ध्यान कर गुरु तुझे ही मानकर,
तेरी ही कल्पना में मैंने शीश को झुकाया था, जो तूने था लिखा नहीं, जो मैंने था पढ़ा नहीं, उसी को सत्य जानकर स्वयं को जो सिखाया था, उसे न तूल देंगे हम, न चरणों में गिरेंगे हम। विलंब हो गया तो क्या बहाने ना सुनेंगे हम, ये रीत जो चली है इसको भस्म कर ही देंगे हम। हे द्रोणाचार्य अब न कोई त्याग कर सकेंगे हम। कि तीर मेरे कंठ से चलेंगे आज बाण बिन, कि शूल मेरे नैन से उड़ेंगे आज छिन्न भिन्न। मेरी भुजा का बल चलेगा आज तेरे मान पर, मेरा मृदंग अब नहीं बजेगा तेरे गान पर। उठाए हैं जो अस्त्र शस्त्र नीचे हम रखेंगे ना, जो अपने नाम है लिखा वो पांडवों को देंगे ना। अंगूठा काटने को अब तो न्याय कह सकेंगे ना, है योग्य हम तो अर्जुनों को श्रेष्ठ फिर कहेंगे ना। नहीं है तेरे शिष्य तिरस्कार ना सहेंगे हम, धनुर्विधा हमारी है हमारी ही कहेंगे हम। जो अब उदय हुए तो फिर कभी नहीं ढलेंगे हम, हे द्रोणाचार्य अब न कोई त्याग कर सकेंगे हम। हे द्रोणाचार्य अब न कोई त्याग कर सकेंगे हम। तो ये जो मजलूम है, जो मेरे ख्याल से उनकी भी आवाज अब यही होनी चाहिए कि जो आकर उन्हें शायद ज्ञान का पाठ पढ़ाएं वगैरह, तो किस तरह उन्हें जवाब दिया जा सकता है कि मेरे पास वक्त कितना है मुझे मालूम नहीं। मैं एक गजल पढ़ देता हूँ कि हमें किस तरह ये जो लड़ाई है, ये चाहे लॉकडाउन की, मतलब ये जो हमारी लड़ाइयाँ रही हैं कि हमें नहीं मदद पहुंची जहां से पहुंचनी चाहिए, एक सरकारी मदद या जो एक व्यवस्था से एक सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं पहुंची। लोग भुखमरी के शिकार हुए, लोग पलायन, पैदल पैदल पलायन करना पड़ा उन्हें। लोगों ने कितनी कितनी गुर्बत देखी, जो सानिया भी अभी रैप में बोल के गई, उसके पहले भी वो पोएम में बोल के गए जो बच्चे थे वो। तो ये जो बहुत बहुत तकलीफें हैं, बहुत सारी जो जुल्म हुआ है जो एक व्यवस्था के ना होने से, तो हमें इस जुल्म के खिलाफ लड़ते रहना है। ये अंधेरी रातें हैं, ये हमें गुजारनी है और इस जुल्म के खिलाफ लड़ते रहना है। तो उसके ऊपर एक गजल है कि हम सो नहीं सकते, तो इस अंधेरी रात में हम सो नहीं सकते। तो मैं एक उसके ऊपर एक गजल पढ़ता हूँ, आखिरी गजल पढ़ता हूँ, वक्त शायद मेरा खत्म हो जाए उसके बाद। कि दहशत का साया फैलना है, सोइएगा मत। तो ये दहशत का साया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए किस तरह आज भी फार्मर और कितने वर्कर हैं जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है, उन पर दोष मढ़ा जा रहा है। तो ये किस तरह दहशत पैदा की जा रही है पूरे देश में, जबकि जो इंसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है उसके खिलाफ भी भड़काया जा रहा है कि हमें लड़ना होगा उसके खिलाफ कंटिन्यूस। की दहशत का साया फैलना है, सोइएगा मत, अब पूरी रात जागना है, सोइएगा मत। दहशत का साया फैलना है, सोइएगा मत, अब पूरी रात जागना है, सोइएगा मत। जो डर के भागते हैं हमारे सवाल से, जो डर के भागते हैं हमारे सवाल से, उनसे जवाब मांगना है, सोइएगा मत। जो डर के भागते हैं हमारे सवाल से, उनसे जवाब मांगना है, सोइएगा मत। जो सो रहे हैं उनको ये जाकर बताइए, जो सो रहे हैं उनको ये जाकर बताइए, कितना जरूरी जागना है, सोइएगा मत। जो सो रहे हैं उनको ये जाकर बताइए, कितना जरूरी जागना है, सोइएगा मत। जो हुक्म दे रहे हैं हुकूमत के नशे में, जो हुक्म दे रहे हैं हुकूमत के नशे में, उनका नशा उतारना है, सोइएगा मत। जो हुक्म दे रहे हैं हुकूमत के नशे में, उनका नशा उतारना है, सोइएगा मत। फैला रही है जहर जो अपने समाज में, ये जो कम्युनल, ये जो मजहबी जहर है जो फैलाया जा रहा है हमारे समाज में, कि ये फैला रही है जहर जो अपने समाज में, उस सोच को खंगालना है, सोइएगा मत। और ये एक आखिरी शेर मैं कह के रुखसत लेता हूं कि हम पर ये फर्ज है, हम पर ये फर्ज है, सो निभाएंगे इसे हम पर ये फर्ज है, सो निभाएंगे इसे हम। इस मुल्क को संवारना है, सोइएगा मत। हम पर ये फर्ज है, सो निभाएंगे इसे हम। इस मुल्क को संवारना है, सोइएगा मत। बहुत बहुत शुक्रिया अपना अड्डा का, बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी का भी। मैं रुखसत लेता हूँ, बहुत शुक्रिया।